सुरपुरा में भोपालगढ़ में 10वीं कक्षा में दिया था। और मेरे दादाजी ने कहा था, मेरे पिता ने कहा था, देखिए एक छोटी सी बच्ची लेकर आए हैं और इसको आपको सुपुर्द करते हैं। अब ये तैरेगी कि डूबेगी ये आपके हाथों में है। हम हमारी बेटी अब आपको दे रहे हैं। मैं पलकों पर बैठी ऐसे मुझे परवरिश दी, कांटा नहीं छुपा मुझे कभी जिंदगी में। राजनीति का राह सीख ही रही थी कि पता लगा ताश के पत्थरों की तरह मेरा घर बिखर गया। सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई। उनको जैसी किया गया और मैं और मेरी माताजी और हम मिलने गए। अपने आप को मैंने खड़ा किया और मैंने मम्मी को कहा कि एक भी आंसू नहीं आना चाहिए आंख में। उनको लगना नहीं चाहिए कि उनका परिवार उनके बिना बाहर क्या करेगा। हमें अद्भुत साहस का परिचायक बनना है। और मेरे पिता आए जोश के साथ और जुनून के साथ, मुस्कुराते हुए आए, मुझे गले लगाया और मुझे कहा, दिव्या जिंदगी के नए रण के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अब तुम नई जिंदगी का। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 25 नवंबर के दिन राजस्थान में मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। और ऐसे में इन चुनाव से पहले जीत का दावा लगातार हर एक विधानसभा क्षेत्र से किया जा रहा है कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से। और इसी बीच मैदान में लगातार उतरते हुए, एक्टिव रहते हुए कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता दिव्या मदेरणा भी अपनी बात रख रही हैं, ऐलान करती हुई देखी जा रही हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा एक बार फिर से ओसिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी। ओसिया से वह पहले से ही विधायक हैं और वह साफ तौर पर दावा कर रही हैं कि इस बार भी ओसिया की जनता उनका ही साथ देगी। दिव्या मदेरणा ने बीते शनिवार के दिन नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान देखा गया कि दिव्या मदेरणा काफी भावुक होती हुई नजर आई और इस दौरान उन्होंने कई बार अपने दिल की बात साझा की। ना सिर्फ भरे मंच से वह अपनी बात रखती हुई नजर आई, बल्कि दिव्या मदेरणा ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ की तस्वीर को साझा किया और वह अपने दर्द को बयां करती हुई देखी गई हैं। मालूम हो कि दिव्या मदेरणा को लेकर बार बार यहां पर कई बार विपक्षी दलों की नेताओं की तरफ से तंज कसा गया है। आपको बता दें कि आरएलपी प्रमुख नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने उन पर तंज कसा था कि दिव्या मदेरणा अब तक शादी क्यों नहीं की है। और ऐसे में देखा गया है कि जब ओसिया विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया शनिवार के दिन, वह अपने पिता को बेहद याद करती हुई नजर आई। मालूम हो कि दिव्या मदेरणा के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपने पिता को याद करते हुए साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि जब किसी बेटी के पिता जेल में हो तो भला वह शादी कैसे कर सकती थी, क्योंकि देखा जाए तो वह अपने परिवार को बखूबी संभालती हुई नजर आती हैं। दिव्या मदेरणा गहलोत सरकार के मंत्रियों में से एक हैं। वह लगातार गहलोत सरकार पर भी हमलावर होती हुई नजर आई हैं। कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के चलते कई अहम मांग करती हुई नजर आई हैं अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। और ऐसे में देखा गया है कि दिव्या मदेरणा जब रोड शो करती हुई नजर आई, रैली निकालती हुई नजर आई, उस दौरान देखा गया कि वह मंच से जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई। और इस बीच उनका साफ तौर पर कहना रहा कि उन्होंने अपनी उपलब्धियां तो गिना दी, लेकिन अब वह अपने दिल की बात कहेंगी। तो आपको यहां पर एक वीडियो दिखाते हैं कि दिव्या मदेरणा ने आखिरकार मंच से क्या कुछ कहा, देखिए जरा। मेरे पिता ने कहा था, संगठित रहो, सेवा करो, चलते रहो और कारवां बनता जाएगा। मैं 2009 में 5 मार्च में उस ग्राउंड में आई थी अपने दादा के साथ में। 24 साल की उम्र थी मेरी, आज 39 है। 24 साल की उम्र में मैं आई थी। मैंने अपने जीवन का दूसरा उद्बोधन दिया था। पहला मैंने सुरपुरा में भोपालगढ़ में 10वीं कक्षा में दिया था और मेरे दादाजी ने कहा था, मेरे पिता ने कहा था, देखिए एक छोटी सी बच्ची लेकर आए हैं और इसको आपको सुपुर्द करते हैं। अब ये तैरेगी कि
डूबेगी ये आपके हाथों में है। हम हमारी बेटी अब आपको दे रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि 2009 का वो वाक्य क्या अर्थ लेने वाला है कि 2011 के अंदर जो प्रकरण हमारे साथ घटा, आपने मुझे गोद में उठा लिया। कभी सूर्य की इतनी सी किरण की तपिश नहीं हुई मुझे। मैं पलकों पर बैठी ऐसे मुझे परवरिश दी। कांटा नहीं छुपा मुझे कभी जिंदगी में। राजनीति का राह सीख ही रही थी कि पता लगा ताश के पत्तों की तरह मेरा घर बिखर गया। सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई। लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि अपनी बेटी आपको देकर जा रहा हूं। मुझे याद भी नहीं था वो वाक्य। आपने रातों रात मुझे गोदियों में उठा लिया, पलकों पर बिठा लिया कि हम खड़े हैं दिव्या तेरे साथ में। जब तो मैं आपके यहां एमएलए का चुनाव लड़ने भी नहीं आई थी कि हम खड़े हैं परिवार के रूप में चट्टान बनकर। मैंने उस वक्त विचार किया। मैं मेरे पिता से मिलने गई 3 दिसंबर 2011, मुझे आज भी याद है। उनको जेसी किया गया और मैं और मेरी माताजी और हम मिलने गए। अपने आप को मैंने खड़ा किया और मैंने मम्मी को कहा कि एक भी आंसू नहीं आना चाहिए आंख में। उनको लगना नहीं चाहिए कि उनका परिवार उनके बिना बाहर क्या करेगा। हमें अद्भुत साहस का परिचायक बनना है। और मेरे पिता आए जोश के साथ और जुनून के साथ, मुस्कुराते हुए आए, मुझे गले लगाया और मुझे कहा, दिव्या जिंदगी के नए रण के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अब तुम नई जिंदगी का नया सफर तय करोगी। 3 दिसंबर 2011 मैं घर गई और मैंने मेरे बिस्तर से मैंने कहा, अगर वो गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, मेरे पिता अगर गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, तो धिक्कार है कि मैं गिद्दे पे सोऊं। मम्मी को पता भी नहीं है, मैं नीचे जमीन पे सो गई अपने कमरे में। और मैंने सोचा कि जीवन के किस दौराहे पर आकर भाग्य और नियति ने मुझे खड़ा किया है। लेकिन करना क्या है? या तो मैं घर बैठ जाऊं, एसी लग रहा है, या मैं परशुराम मदेरना, महिपाल मदेरना, राजस्थान के किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए नंगे पैर कर्तव्य पथ पर उतरूं। 2 रास्ते थे, 2 विकल्प थे। एक चुपचाप आराम से बैठ जाना और एक संघर्ष पथ पर निकलना। मैंने संघर्ष पथ को चुना और तब चुना जब संघर्ष का सबसे बदसूरत रंग वो जोधपुर सेंट्रल जेल में रोज देखती थी। मुझे पता था कि राजनीति जेल भी ले जाती है, तब भी मैंने संघर्ष पथ को चुना। मैंने चुन्नी में गांठ बांधी कि जब मदेरना साहब 52 में न धोली न सफेद उन सड़कों से राजनीति के अंदर आकर अपनी नई धारा तय कर सकते हैं आपके लिए, तो मैं तो उनसे बहुत बढ़िया परिस्थिति में हूं, मैं भी कर सकती हूं। और मैंने आपके बीच में संवाद बनाए रखा। मैंने काम किया आपके बीच रही हर परिस्थितियों के बावजूद, और 2018 के अंदर आपने मुझे आशीर्वाद के रूप में विधानसभा में भेजा। मैंने 5 साल के लिए एक चीज अपने ध्येय में कर ली कि मुझे ओसिया की जनता के लिए ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से काम करना है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। और मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी। और कैसे पता लगता है मुझे कि मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी? क्योंकि जब व्यक्तिगत निम्न स्तर के आरोप मुझ पर लगते हैं
तो मुझे पता लग जाता है कि यह सुरक्षा का भाव मेरे काम की वजह से हो रहा है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रही एक महिला, चुनौती देती एक स्त्री किसी भी अस्तित्वहीन व्यक्ति के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करती है। कोई कहता है ओसिया की सभाओं में कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनियाई होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक हैं। हम कहते हैं अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है, जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे। आपने देखा कि किस तरीके से दिव्या मदेरणा मंच से अपनी बात रखती हुई नजर आई, लेकिन रुक किया जाए यहाँ पर उनकी पोस्ट की तरफ, कैसे वह अपने पिता को याद करती हुई नजर आई और कैसे अपने दर्द को छलकाती हुई देखी गई है। देखिए जरा। राजस्थान की सियासत में अपने तीखे तर्रार बयानों के चलते चर्चा का विषय बनी रहती हैं ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा ने हाल ही में भरे मन से अपने दर्द को जाहिर किया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आखिरकार उन्होंने शादी
क्यों नहीं की। ऐसे में देखा गया है कि दिव्या मदेरणा अपने पिता को याद करते हुए भावुक होती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिव्या मदेरणा ने नामांकन पत्र दाखिल किया, वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को साझा किया। लिखा यहाँ पर कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा है और काफी कुछ वह सहते हुए लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। मालूम हो कि दिव्या मदेरणा जो ओसिया सीट से विधायिका हैं, लेकिन वह जिस तरह से तमाम मुश्किलों का सामना कर रही हैं राजनीतिक गलियारों में, उसे देखते हुए जीत का दावा साफ तौर पर कर रही हैं। दिव्या मदेरणा ने सोशल मीडिया पर सेंट्रल जेल की तस्वीर को साझा किया, अपने पिता के साथ की तस्वीर को साझा किया और लिखा कि किस तरह से 10 सालों से वह यहाँ पर किस तरह की मुश्किलों का सामना करती हुई आगे बढ़ रही हैं। उनका कहना रहा कि मैंने 10 साल अपने जीवन के यहाँ पर सजदे किए। मेरी राजनीतिक पैदाइश इस दर्द और वेदना से हुई। क्रंदन और विरह जो नियति ने मेरे भाग्य में लिखा, वहीं से मेरे राजनीतिक संघर्ष का आगाज हुआ। इस अभिशाप के साथ नियति ने मुझे फौलाद की सलाखों से दोस्ताना कराया और उन सलाखों ने एक बेटी का किसी भी परिस्थिति में ना टूटने वाला हौसला देख वरदान दिया। निडरता का, साहस का, शक्ति का, अनवरत चलने का, फौलाद की तरह तटस्थ रहने का। सार्वजनिक जीवन में जिसे ये निडरता मिल जाए, वह कर्तव्य पथ पर हमेशा अभिजीत है, क्योंकि मूल्यों की राजनीति ही असली व अंतिम विषय है। इस तरह से दिव्या मदेरणा ने अपनी बात रखी, लेकिन देखा साफ तौर पर गया है कि दिव्या मदेरणा यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए यहाँ पर तमाम संकेत दे गई। जानकारी दे दें कि दिव्या मदेरणा के पिता महिपाल मदेरणा अब हमारे बीच नहीं है। साल 2011 का वो मामला जिसके चलते सियासत आज भी गर्मा रही है। राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया था और उस दौरान राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही। अशोक गहलोत दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। सरकार ने अपना लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था, लेकिन उसी दौरान गहलोत सरकार में कद्दावर मंत्री महिपाल मदेरणा के खिलाफ एएनएम के अपहरण एवं हत्या की साजिश करने का मामला दर्ज हुआ। ये मामला यहाँ नहीं रहा था, बल्कि यहाँ पर देखा गया कि सरकार पर संकट के बादल गहराने लगे थे। तत्कालीन जलदाय मंत्री महिपाल मदेरणा की राजनीति में ग्रहण लग गया। जोधपुर जिले के बोरुंदा निवासी एएनएम भंवरी देवी का भंवर इतना बढ़ता गया कि महिपाल मदेरणा उसी में उलझते चले गए। मामले में तुरंत कार्रवाई होने लगी। 1 सितंबर 2011 को भंवरी देवी के अचानक लापता हो जाने की खबर आई और इसके ठीक 20 दिन बाद 20 सितंबर 2011 को भंवरी देवी के पति अमरचंद ने मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इसमें सीबीआई जांच की अनुमति दे दी और इस मामले में सीबीआई ने तकरीबन 2.5 महीने बाद 3 दिसंबर 2011 को महिपाल मदेरणा को गिरफ्तार कर लिया और अब यहीं से मामला बढ़ता चला गया। देखा गया कि यहाँ पर उनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। देखा गया कि किस तरीके से वह सलाखों के पीछे भी पहुंच गए। महिपाल मदेरणा किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का विषय बने रहते थे। जानकार बताते हैं कि महिपाल मदेरणा पढ़ने के बेहद शौकीन थे। वे अक्सर बैठे बैठे विभिन्न कानूनों को पढ़ते भी रहते थे। उनकी प्रशासनिक विधि पर मजबूत पकड़ थी। लोग तो ये तक बताते हैं कि इसी वजह से किसी भी बड़े अधिकारी की गलतियों को उनके सामने दुरुस्त करने की क्षमता वह रखते थे। बताया तो ये तक जाता है कि कई बार अधिकारियों को उनके सामने जाने में भी डर लगता है, लेकिन एक गलती ने बलवान महिपाल मदेरणा को कमजोर बना दिया। जांच लगातार बढ़ती चली गई और आज देखा जाए यहाँ पर महिपाल मदेरणा को याद करते हुए ही दिव्या मदेरणा अपने दर्द को जाहिर करती हुई नजर आई। आपने सुना कि किस तरीके से दिव्या मदेरणा यहाँ पर बार बार अपने दर्द को जाहिर करती हुई देखी गई हैं और ऐसे में देखा जाए दिव्या मदेरणा जो अब ओसिया से एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं और इस बीच यहाँ पर तमाम खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे तो यहाँ पर दिव्या मदेरणा को भरपूर प्यार मिलेगा जनता का या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।